हमारे और गवर्नमेंट के बजट में क्या अंतर है? हमारा जो बजट है वो है प्राइवेट बजट और सरकार का जो बजट है उसको हम कहते हैं पब्लिक बजट। ठीक है, तो लेकिन बेसिक अंतर क्या है? दोनों बजट में अंतर क्या है? तो बनाने का जो तरीका है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग जो बजट बनाते हैं तो पहले ध्यान में किसको रखते हैं? अपने इनकम को, और इनकम को ध्यान रखते हुए अपने खर्चे को क्या करते हैं? तय करते हैं वरीयता क्रम के हिसाब से। और जैसे ही सारा इनकम क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो बाकी खर्चे को क्या करते हैं? हम लोग छोड़ देते हैं कि अभी पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें, आपने सुना होगा कि हमारे देश का जो बजट है वो हमेशा घाटे का बजट रहा है। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ हमने घाटे का बजट ही देखा है। हमारे टीचर भी यही कहते थे कि हमने भी घाटे का बजट देखा। तो जब इंडियन इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं तो कभी भी अधिशेष या सरप्लस का बजट नहीं रहा, और गवर्नमेंट के लाख कोशिश करने के बाद भी ये घाटे की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि तो बड़ा आसान है कि सरकार भी उसी तरह से काम करे जैसे हम लोग काम करते हैं, यानी उतना ही खर्च करे जितना है, तो घाटा क्या होगा? कम हो जाएगा। तो भारत में जो बजट बनाने की प्रक्रिया है, अच्छा इस बार का बजट का तो फ्यूचर में डिस्कस करूंगा ही, सारे कंसेप्ट सेम रहेंगे। जो बजट होगा, बजट की क्लास के लिए मैं आऊंगा, लेकिन वही होगा, सिर्फ आंकड़े क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, कंसेप्ट सारे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसके बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, हमारे आपसे बिल्कुल क्या है? अलग है। और बजट बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होती है, गवर्नमेंट सबसे पहले किसको टारगेट करती है? ग्रोथ रेट, यानी समृद्धि की दर। ग्रोथ का मतलब जिस दर पे उत्पादन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। और शायद अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआती क्लास में पढ़ाया था कि जितने भी हमारे आर्थिक उद्देश्य है, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, किसी को भी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? ग्रोथ, उत्पादन का बढ़ना। ये जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। अगर उत्पादन में वृद्धि की दर 0 है, यानी ग्रोथ नहीं है, तो बाकी उद्देश्य का भूल जाइए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उत्पादन का बढ़ना, ग्रोथ रेट जरूरी कंडीशन है, ये पर्याप्त कंडीशन है। लेकिन अगर ग्रोथ रेट मिसिंग है तो फिर क्या होगा? जितने भी आर्थिक उद्देश्य हैं वो क्या होगा? फिर नहीं प्राप्त होगा। अब इसी को बाद में लोग टेक्निकली पढ़ेंगे, जीडीपी ग्रोथ रेट सुना होगा, और अभी पूरे दुनिया में सुना होगा कि मंदी का खतरा है। तो होता क्या है, तो हम लोग बाद में इसको कैलकुलेट करते हैं जीडीपी के टर्म में, कि जीडीपी जो है लगातार 2 क्वार्टर तक, यानी 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो 2 तिमाही मतलब 2 क्वार्टर तक अगर जीडीपी वृद्धि की दर निगेटिव हो जाए तो फिर माना जाता है कि टेक्निकली वहां पे मंदी आ गई। तो ये समस्या हमारी तो कभी नहीं रही है। हमारे देश में समस्या सप्लाई की है, ना कि किसकी? डिमांड की है। और भारत अभी भी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट पे आगे बढ़ रहा है। और यही आपने सुना होगा कि जीडीपी के आधार पे 2030 तक हमारी रैंकिंग कितनी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं, जब आप लोग मेरे एज में आओगे तब तक हो सकता है कि हमारी रैंकिंग और भी अच्छी हो जाए। तो बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है किससे? ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का टारगेट क्या हो? तो यहीं पे थोड़ा सा अंतर है। अब की जो पॉलिसी है, पहले क्या होता था कि ग्रोथ का एक हम टारगेट फिक्स करते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम कितना लेके चलेंगे? 8%। लेकिन एग्जैक्ट 8% होगा? ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अंतरराष्ट्रीय जगत में जो भी बदलाव होता है उसका सीधा असर किस पे पड़ता है? भारत पे। तो ये 8% एक ग्रोथ रेट को लेके चलना वो सही नहीं है। तो अब हमने क्या किया है? एक रेंज तय किया कि हमारा ग्रोथ रेट इतने से इतने के बीच में रहेगा। जैसे अभी जो वर्तमान साल है उसके बीच में तय हुआ है 6.1 से 6.7 या 8 के बीच में। ये ज्यादा व्यवहारिक है, तो खैर मान के चलो 8%, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब 8% के दर पे हमारा उत्पादन बढ़े तो क्या ये ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिकली बढ़ेगा? नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफर्ट लेने पड़ेंगे, और खास करके उन सारे खर्चों को बढ़ाना होगा जिससे देश और देश के उत्पादन करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। जिसमें याद होगा पूंजीगत व्यय, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें यूपी का, तो यूपी का जीडीपी दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और अब यूपी का जीडीपी जो है वो माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा हो चुका है। और यूपी सरकार की जो टारगेट है वो है 1 ट्रिलियन पे जाने का। 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर जीडीपी, सोच सकते हो। यानी भारत का जीडीपी अभी 3.7 है ना, तो यूपी का सिर्फ योगदान कितना होगा? 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या यूपी सक्षम है? याद करो, उन्होंने पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा अगर पोटेंशियल है, क्षमता किसी राज्य में है तो वो कहाँ है? यूपी है। ये अलग बात है कि यहाँ पे काम कम और राजनीति ज्यादा होती है। अब तो खैर स्टार्टअप आ गया, उस दिन मैंने पढ़ाया था एग्रो स्टार्टअप, याद है ना? उन्होंने पढ़ाया था कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो अब जो है एग्रो स्टार्टअप का काम शुरू हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसको लेके आप स्टार्टअप का काम शुरू कीजिए। देश विदेश पूरे दुनिया में क्या है? खुद ही पढ़ते होंगे करंट में कि पूरे दुनिया में फूड का शॉर्टेज है, खाने पीने का। ये प्रॉब्लम अभी क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो गल्फ की बात करें, पूरे गल्फ का जो फूड बास्केट है वो कौन है? इंडिया है। ये पूरा गल्फ भोजन के लिए किस पे डिपेंड करता है? इंडिया पे। अगर आप सोचते हो सिर्फ गल्फ नहीं, अभी जो है एक सुना होगा नॉन बासमती राइस को बैन किया था, तो अमेरिका के मॉल में हड़कंप मच गया। वहां पे जिसको जितना मर्जी था चावल खरीद के ले जा रहा है। चाइना की बात करें तो चाइना जो है, चाइना अभी भी खाद्य पदार्थ के मामले में बहुत ही वीक है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है।
चाइना का जो धरती है वो उसका फर्टिलिटी कम होता जा रहा है और वहां सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की। चाइना में जो पानी है पीना तो छोड़ दो, इंडस्ट्री में यूज करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। इसलिए देखोगे चाइना का जो विस्तारवादी पॉलिसी है वो किस एरिया को टारगेट करता है, शायद आपने लिंक नहीं किया, जहां पे या तो एग्रीकल्चर के लिए भूमि है या जहां पे क्या कहोगे ग्लेशियर्स, जैसे भारत में अरुणाचल पानी के फील्ड में सबसे बेहतर है। अरुणाचल का पानी जो बहुत पानी वहां पे, दूसरा कौन सा था गलवान, और अभी पाकिस्तान को लोन देता है पता ही आपको, और चाइना तभी लोन देता है जब कंफर्म हो जाए कि सामने वाला रिटर्न नहीं कर पाए। और शर्त के मुताबिक पाकिस्तान का 28,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो चाइना के पास आ गया। अब चाइना वहां क्या करेगा, खेती करेगा, और खेती करके कहां ले जाएगा, अपने देश में। तो इन सब अगर चीजों को देखें तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि इंडिया तो बहुत रिच है, आज भी किसी तरह का कोई शॉर्टेज नहीं है। तो सारी चीजें जितनी भी हैं, अगर आप देखोगे अभी आपका गल्फ में प्रॉब्लम चल रहा है, सबके पीछे अंत में पहुंचोगे कंक्लूजन इकोनॉमी। सबके पीछे क्या कारण है, इकोनॉमी है। अब ठीक है, कहीं पे उसको राजनीतिक रंग दिया जाता है, कहीं पे धार्मिक रंग, लेकिन बेस क्या है वहां, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की समझ होगी तो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो बहुत डिटेल में मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो ग्रोथ रेट, तो 8% का जो ग्रोथ रेट होगा तो ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, इसके लिए गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा। तो अभी आगे पढ़ोगे दो तरह का खर्च होता है, पूंजीगत व्यय और राजस्व। तो पूंजीगत व्यय खास करके जिसको आप पढ़ते हो बजट में कैपेक्स चर्चे में होता है, हिंदी का पेपर में कैपेक्स से लिखता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम यूपी में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो पहले क्या जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बिजली ही नहीं है यूपी में, इंडस्ट्री कहां से लगेगा, सिंपल सी बात है। तो एक तो ये, तो इसको ध्यान रखते हुए अब गवर्नमेंट खर्चा तय करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चा तय करती है, तो यानी एक्सपेंडिचर। अब मैं एक्चुअल फिगर ले रहा हूं, जो हमारा वर्तमान साल है 2023-24 है ना, तो 2023-24 का जो हमारा बजट है वो है 45 लाख करोड़ का। तो ये बड़ा अमाउंट छोड़ दो, बड़ा अमाउंट छोटा अमाउंट करते हैं हम लोग, तो इतना जो है खर्च करना पड़ेगा, इसको हम लोग छोटा कर दें। तो मान के चलो भाई एग्जांपल, गवर्नमेंट को कितना खर्च करना है, 500, इसको हम कहते हैं बजटेड एक्सपेंडिचर। हमारा बजट कितने का है, तो एक्चुअल बजट तो 45 लाख करोड़ का है, लेकिन हम लोग कितने पे आ रहे हैं, 500, ठीक है। अब उसके बाद गवर्नमेंट जो है इसको तलाशती है अपने आय के स्रोत को, कि आएगा तो कहां से आएगा, तो कहां से। तो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे आय के स्रोत हैं। तो ब्रॉडली हम लोग पढ़ चुके हैं, दो पार्ट बांटते हैं, एक कौन सा, एक आपका टैक्स और दूसरा नॉन टैक्स। यानी टैक्स के अलावा जो बच गया वो किसमें आ गया, कर और गैर कर, ये ना। तो टैक्सेशन से गवर्नमेंट कितना मैनेज कर पाती, 350, और नॉन टैक्स से सिर्फ 50। अगर हम एक्चुअल बजट को ले तो एक्चुअल बजट हमारा जो है इस वित्त वर्ष का अभी हमने लिखा था कितना, 45 लाख, और टैक्सेशन से सिर्फ पूरा हो रहा है कितना, 58%, और नॉन टैक्स से सिर्फ कितना परसेंट, 5%। यानी गवर्नमेंट की जो अपनी कमाई है वो खर्चे का सिर्फ कितना परसेंट है, 63% है, बहुत गैप है। अब एक अगर मान लो फिगर आपके पास है और बाकी परसेंटेज में भी है तो ये निकाल लोगे ना, अरे इसका जो है 58% कितना हो गया, टैक्स हो गया, और बाकी 5% क्या हो गया, नॉन टैक्स हो गया। तो बहुत ज्यादा गैप है। हमारा टैक्स सिस्टम क्या इतना पर्याप्त है कि वो सरकार के लिए पर्याप्त मात्रा में इनकम जनरेट कर रहा है, नहीं। थोड़ा सा पीछे जाए, जब लॉकडाउन हुआ तो सबके ऊपर असर पड़ा, हमारा इनकम भी क्या हुआ, कम हो गया, और सरकारों की इनकम भी क्या हो गई, कम हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन से पहले गवर्नमेंट कंफर्टेबल था। लॉकडाउन से पहले ये जो आंकड़ा था वो 63-64% था, बीच में काफी कम हो गया, धीरे धीरे फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 63-64% भी ले लो, तो यानी तकरीबन 2/3, यानी सरकार का जो बजट है 2/3 सिर्फ किससे भरपाई हो रहा है, टैक्सेशन से। नॉन टैक्स में बहुत सारे हैं लेकिन वो एक तरह का नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। तो इसलिए यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। हमने कितने लिया है, 350 और 50। तो गवर्नमेंट की जो अपनी कमाई है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि गवर्नमेंट के सारे खर्चे को क्या करे, पूरा कर दे, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू। बजट का जो टारगेट है ग्रोथ का वो कितना है, 8%। उसके लिए कितना पैसा खर्च करना होगा, 500 रुपया। लेकिन सरकार की जो अपनी कमाई है वो सिर्फ कितनी है, सिर्फ 400 रुपया है। अब गवर्नमेंट के पास क्या क्या विकल्प, क्या क्या विकल्प है, एक एक करके देखो और जवाब दो। पहला विकल्प है कि अगर मान लो इनकम पर्याप्त नहीं है तो खर्चे को ही कटौती कर दे। हम आप रहते जरूर करते, क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर खर्चे में कटौती होगी इसका मतलब सरकार कहां कंप्रोमाइज करिए, ग्रोथ, और ग्रोथ में कंप्रोमाइज करने का मतलब आप हर एक जगह कंप्रोमाइज करें। तो गवर्नमेंट और हम में यही अंतर है। हम आप रहते तो सीधे क्या करते, अरे ये अभी नहीं, अगले महीने देखा जाएगा, खर्चे को कट कर देते। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट अपने खर्चे में कटौती नहीं करेगी। तो फिर गवर्नमेंट के पास दूसरा विकल्प है कि अपने इनकम को क्या करे, बढ़ाए। तो इनकम में गवर्नमेंट का मेन ऑप्शन क्या है, टैक्सेशन है। अब यहाँ पे सरकार के पास तीन विकल्प है। पहला, नए टैक्स लगाए, दूसरा टैक्स रेट को बढ़ाए, या तीसरा टैक्स रिफॉर्म के द्वारा टैक्स सिस्टम को ज्यादा उत्पादक बनाए। तीन ऑप्शन है बस, कौन सा बेहतर है, टैक्स रिफॉर्म, जो कभी नहीं हुआ। अब देखो टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी पढ़ चुके हो ना, तो जीएसटी लागू हुआ 2017 में, यानी आजादी के 70 साल बाद, जबकि हमारी समस्या शुरू से ही है। तो पास्ट में किसी भी सरकार ने टैक्स रिफॉर्म का काम शुरू नहीं किया, बस दो ही काम किया, एक तो नए टैक्स लगाती रही और टैक्स रेट को बढ़ाती रही। जीएसटी में हमने पढ़ा था आपको कि जीएसटी का जो ग्लोबल एवरेज है टैक्स का वो है 6 से 7%, और भारत में 12 से 13%
28% है। जीएसटी में जो 28% रेट है वो पूरे दुनिया में सबसे क्या है, ज्यादा है। नंबर 2 पे 27% है, अर्जेंटीना में है। ठीक है, तो अब वो दौड़ नहीं रहा कि गवर्नमेंट टैक्स लगाए, और ऑलरेडी भारत में टैक्स रेट क्या है, बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है, जो मैंने तेल का एग्जाम्पल लिया था, पेट्रोल डीजल महंगा तो सब कुछ महंगा। 1 लीटर के लिए कानपुर में अगर आप 100 रुपया देते हो, उसमें तकरीबन 60 से 62 रुपया। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। भारत नेपाल को भी तेल बेचता है, और नेपाल में तेल भारत से सस्ता, इसे समझ सकते हो। तो अब वो दोनों जो है, क्योंकि एक लेवल से ज्यादा अगर आप टैक्स रेट लगाते हैं ना, तो उसका सीधा असर पड़ता है इकोनॉमी पे। क्योंकि उससे क्या होता है, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे क्या होंगे, कम हो जाएंगे ना। मान लो आप 1 लाख रुपए कमाते हो, तो पहले उसमें से 20,000 रुपए टैक्स देते थे, तो बच कितना गया खर्च करने के लिए, 80,000। अगर टैक्स रेट बढ़ जाए, अगर आप ज्यादा टैक्स पे करोगे, मान लो आप 30,000 पे करते हो, तो खर्च करने के लिए कितना बचेगा, 70,000। तो आपके जो खर्च करने की क्षमता वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इससे जो देश की मांग है या डिमांड है, उस पर असर पड़ेगा, क्या होगा, कम हो जाएगा। और डिमांड का घटना इकोनॉमी में इससे बुरा कुछ भी नहीं है। वही तो हमारे पास है कि पूरी दुनिया भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट मानता है, बाजार मानता है। क्यों, इस मार्केट में क्या है। तो ये दोनों ऑप्शन अब खत्म है, ऑप्शन अब खत्म है। दिक्कत क्या है कि भारत का जो बजट का साइज है वो निरंतर क्या हो रहा है, बता जा रहा है। थोड़ा सा विश्लेषण, एनालिसिस जो सबसे मेन है, ये 2023-24 का मैंने बजट बताया, जिसका बजट का साइज कितना है, 2023-24। ये एक्चुअल फिगर है, ये ऐसे मैं अनुमान से नहीं दे रहा हूं। 45 लाख करोड़ का। थोड़ा और पीछे जाए, 2022-23, उसके बाद 2021-22, और ये 2020 और 21। इस साल हमारा बजट था वो था 3.42 लाख करोड़। इस साल हमारा बजट बढ़ के हो गया 34.83 लाख करोड़। उसके बाद अगले साल का बजट था 39.45 लाख करोड़। ये पिछले 4 साल का बजट। इसको देखने से क्या प्रतीत होता है कि बजट का साइज हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर मैथमेटिकली निकालोगे तो वो 10 से 15% के बीच में ग्रो कर रहा है। इस हिसाब से अगले 10 साल के बाद भारत का जो बजट है वो क्या का 100 लाख करोड़ को क्या हो जाएगा। सिर्फ 2 ही देश है जिसका बजट का साइज भारत से बड़ा है, एक चाइना, दूसरा अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ पे मेन जो मार्के वाली बात है, लॉकडाउन किस दिन लगा था, 22 मार्च को, तो शायद जनता कर्फ्यू था, ऐसा कुछ, मतलब मार्च में लगा था। और बजट कब आ जाता है, 1 फरवरी। तो वो जो आया था 1 फरवरी को बजट आया था 20-21 का, तो 20 में जो है, तो 20-21 का बजट जो है ये 1 फरवरी को आ गया था ना, ये 1 फरवरी 2020 को आ गया था ये वाला बजट। ठीक है, ये तो घोषणा होगी। उसके अगले 2 साल तक सबके ऊपर बुरा फर्क पड़ा, हम भी प्रभावित हुए और सरकार भी। सरकारों की कमाई भी क्या हो गई, कम होगी, काफी कम हो गया, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। मैंने उदाहरण आपको दिया था, दिल्ली सरकार की बात करें, अप्रैल 2019 में पूरे महीने में दिल्ली सरकार की जो टैक्स कमाई थी वो थी करीब 3,500 करोड़ रुपया, 3,500 करोड़ रुपया। और 1 साल बाद जो लॉकडाउन के बाद का पहला महीना था अप्रैल 2020 में, वो घट के हो गया 300 करोड़ रुपए, यानी 3,500 करोड़ से 300 करोड़। तो सिर्फ राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी सफर किया। लेकिन उसके बाद भी देखोगे, क्या अगले साल भारत सरकार ने बजट का साइज क्या घटाया, नहीं, बजट का साइज क्या हुआ, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यही अंतर हम में और सरकार में, क्योंकि गवर्नमेंट लीडर होता है, गवर्नमेंट को फ्रंट से लीड करना है। अगर सरकार भी हमारे आपके तरह बिहेव करे कि पैसा नहीं है इसलिए हम खर्च कम करेंगे, तो उसका असर किस पे पड़ेगा, पूरे इकोनॉमी पे पड़ेगा। हम आप भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो सरकार के राजस्व में काफी गिरावट हुई। उसके बाद भी सरकार ने बजट का साइज क्या किया, बढ़ाया। तो जरा दोनों दो, सरकार का इनकम कम हो गया और सरकार ने बजट का साइज क्या किया, बढ़ा दिया। तो यानी इनकम और जो व्यय है दोनों के बीच का गैप क्या हुआ, बढ़ गया। तो निश्चित रूप से सरकार की जो निर्भरता है अन्य स्रोतों पे क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो होना ही होना है कि आप अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं और आपकी कमाई खुद की खुद क्या हो गई, कम हो गई। तो जो गैप है दोनों के बीच का, निश्चित रूप से क्या होगा, बढ़ेगा, जिसको बाद में पढ़ोगे राजकोषीय घाटा। सरकार का क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। तो ये चीजें गवर्नमेंट के केस में जो है बहुत मैटर करता है। चाहे विषम परिस्थिति क्यों ना हो, गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा। गवर्नमेंट को फ्रंट से लीड करना है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर अपने खर्चे में कटौती करेगी उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, पूरे इकोनॉमी पे, हमारे आपके ऊपर फर्क पड़ेगा।